जय हिंद साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अभी आपकी बहुत सारी वैकेंसी आनी बाकी हैं और अभी देखिए जूनियर असिस्टेंट 5512 और 3284, साथ ही स्टेनो, इन सभी की जो है हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 8वां है। तो आपका एक ही वीडियो में यहाँ पर सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ या कोई अपडेट दूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, जूनियर असिस्टेंट के बेस्ट क्लास के लिए आज हम यहाँ से सॉल्व करते हैं किस समूह में सभी दीर्घ स्वर हैं। तो देखिए किस समूह में सभी दीर्घ स्वर हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर बड़ी ई दे रखा है, ए है, है, ओ है और आपका औ है। तो ये सब क्या हैं? ये सब आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ेंगे, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर कह रहा है सुनील जरा इधर आना। क्या कह रहा है यहाँ पर? सुनील जरा इधर आना। इसमें आपका क्या लगा हुआ है? इसमें देखिए जरा के बाद अगर यहाँ पर हम लगाएं तो हल्का सा यहाँ पर विराम लेना है हमें। तो यहाँ पर हमें अल्प विराम का यूज करना है। क्या करना है? तो इसे हम यहाँ पर सुनील जरा, यहाँ पर बीच में अल्प विराम लगाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद इधर आना। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम। और बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए में क्या है? इसे हम विस्मय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम विस्मय चिन्ह कहते हैं। और विस्मय के साथ इसका एक और नाम है जिसे हम आश्चर्य चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्चर्य चिन्ह कहते हैं। ये आपका आश्चर्य चिन्ह है। और बात करेंगे, और यहाँ पर जो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये क्या है? तो ये आपका विवरण का चिन्ह है। क्या है? विवरण का चिन्ह है। इसका एक और नाम होता है, वह नाम क्या है? इसे हम अपूर्ण विराम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम अपूर्ण विराम भी कहते हैं। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यह क्या है? तो ये आपका अर्ध विराम का चिन्ह है। किसका? अर्ध विराम का चिन्ह है। और देखिए यहाँ पर ये वाला किसका होता है? तो ये आपका होता है पूर्ण विराम। किसका होता है यह चिन्ह? ये जो आपका होता है यह पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। आगे देखिए तीसरा नंबर है, और कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो आपका क्या दे रखा है? वामांगनी आपका कैसा लिखा जाएगा? यानी शुद्ध अगर वामांगनी आपको पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है? यहाँ देखिए शुद्ध जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, वामांगनी आपका इस तरह से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा तीसरे में यहाँ पर राइट होता है। आगे देखिए यहाँ पर हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? क्या पूछा जा रहा है? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो देखिए सर्वनाम क्या होता है? तो देखिए जहाँ संज्ञा के स्थान पर जो यूज होता है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। टोटल अगर इसमें बात करें, टोटल आपके 11 सर्वनाम होते हैं। कितने? टोटल आपके 11 सर्वनाम होते हैं। अगर बात करें सर्वनाम, हम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हम करते हैं। इसके अंतर्गत अगर बात करें, देखिए सबसे पहले आता है आपका तुम आता है। तुम के बाद आपका क्या आता है? तुम के बाद आपका आप आता है। आपके बाद क्या आता है? यह आता है, वह आता है, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये शब्द आते हैं। ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। आगे देखिए 5वां नंबर, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद आपका कौन सा है? तो वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में आपको रेखांकित पद बताना है। तो धार्मिक आपका रेखांकित कर रखा है। तो देखिए यह क्या है? तो विशेषण है। क्या है? तो विशेषण है ये। तो वह बहुत धार्मिक है। वाक्य में अगर साथियों देखें तो इसमें रेखांकित पद विशेषण होगा। अब ये विशेषण क्या होता है? तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताया जाए, जैसे उसकी आकार, उसकी अवस्था, उसका रूप, उसका गुण, उसका स्वभाव, यह सब स्थिति अगर दर्शाई जाए तो वहाँ पर हमारा विशेषण होता है। आगे हम बढ़ेंगे 6 नंबर की ओर। कह रहा क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 6 नंबर में क्रिया अविकारी शब्द है। तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा। और बी कह रहा है कि क्रिया पद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के विकारी रूप में पाया जाता है। तो यह भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है क्रिया के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। तो ये हमारा विकल्प यहाँ पर सी राइट होता है कि जिस शब्द में किसी का काम करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप आपका धातु होता है। धातु क्रिया के उस अंश को हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो है सी विकल्प राइट करेंगे 6 नंबर में। आगे देखते हैं 7वां नंबर, और कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर, देखिए ये आपका इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यानी ओले पड़े थे।
इसका मतलब यहाँ पर परिणाम प्राप्त हो चुका है। तो ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिणाम या उसकी मात्रा या संख्या के बारे में बताते हैं, वह शब्द हमारा परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, वाक्य में अगर देखें हम तो बहुत यहाँ पर क्या है, बहुत आपका बारिश को दर्शा रहा है, यहाँ पर मात्रा का ज्ञान हो रहा है। इस वजह से हम यहाँ पर परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वां नंबर देखिए, यह काम उसने ही किया है। इस वाक्य में ही क्या है, यानी ही आपका यहाँ पर क्या है, तो कह रहा कालवाचक, निपात है, क्रिया विशेषण है या विस्मय है। तो 8वां नंबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह निपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर निपात हो जाएगा। अब वाक्य में यह काम उसने ही किया है, यह आपका बल का प्रयोग किया जा रहा है। क्या है, बल यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। निपात का काम क्या होता है, तो वाक्य में यह बल प्रदान करता है। इसी किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए या अतिरिक्त दबाव देने के लिए ऐसे शब्दों का यूज को हम करते हैं, तो उसे हम निपात कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर थी लगा दें, क्या लगा दें, थी लगा दें, तो लगा दें, तो के बाद हम क्या प्रयोग करें, तक लगा दें, तो यह सब क्या है, उदाहरण किसके, मात्र लगा दें, तो यह सब किसके उदाहरण है, तो ये सब निपात के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी निपात हमारा करेक्ट होता है। 9वां नंबर है, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है। यहाँ पर 9वां नंबर में एक वचन यहाँ पर कौन सा है, तो देखिए नदी। क्या होती है, नदी। तो नदी एक वचन के अंतर्गत आती है। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्दों को, जैसे एक आपका पीतल होता है, पीतल भी आपका सदैव एक वचन में होता है प्रयोग। पीतल के बाद आपका सोना हो गया, सोना के बाद आपका घी हो गया, घी के बाद आपका क्या हो जाता है, पेट्रोल हो जाता है। पेट्रोल भी सदा आपका एक वचन में यूज होता है। पेट्रोल के बाद अगर बात करें, दल हो गया, दल के बाद आपका झुंड हो गया, और झुंड के बाद आपका क्या हो जाता है, टोली हो गई। यह सब सदैव एक वचन में आपका यूज होता है। और 10वां नंबर यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो 10 नंबर है, इसमें से अगर बात करेंगे कौन सा वर्तमान काल का यहाँ से भेद नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, हेतु मतभेद वर्तमान काल। क्या होता है, तो हेतु वर्तमान काल, यह आपका वर्तमान काल का भेद नहीं होता है। वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं। कितने टोटल, अगर बात करें वर्तमान काल के टोटल 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है, तो पहला जो आपका होता है सामान्य वर्तमान काल, क्या, प्रजेंट वर्तमान काल यानी सामान्य वर्तमान काल। दूसरा जो होता है आपका तात्कालिक वर्तमान काल, और तीसरा जो आपका होता है वह पूर्ण वर्तमानिक काल, और चौथा जो आपका होता है वह आपका संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा जो आपका होता है साथियों वह आपका संभाव्य वर्तमान काल। यानी ये आपके 5 वर्तमान काल के उदाहरण हैं। और अगर इसी अगर बात करें, यहाँ पर देखिए भविष्य काल के कितने आपके होते हैं उदाहरण। तो भविष्य काल की अगर बात करें तो टोटल भविष्य काल के कितने उदाहरण होते हैं, तो टोटल 6 भेद होते हैं। कितने, भविष्य काल की यहाँ पर बात करें तो आपका टोटल 6 होते हैं। जैसे सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, और आपका संदिग्ध भूत, और हेतु मत भूत। तो यहाँ आपका ये देखिए ये किसका उदाहरण है, अगर यहाँ पर बात करें डी नंबर में, तो ये आपका जो है साथियों भूतकाल एवं भविष्य काल का यह आपका विवरण है। कारक का भेद इसमें बताना है 11 नंबर में। तो कारक का भेद बताना है, तो कारक 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं या 8 होते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों 11 नंबर में, तो देखिए किसी वाक्य, क्या हो गया, तो किसी वाक्य, मुहावरा या वाक्यांशों में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों पर साथ में जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं, टोटल आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल आपके कारकात होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलगाव के लिए, संबंध के का की, अधिकरण में पर संबोधन के लिए। आपका देखिए आपके कारक टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आपको इस तरह से रखना है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इस तरह से आप रख देंगे तो कर्ता टोटल आपके 8 होता है। तो आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर यहाँ पर देखेंगे। 12 नंबर क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। क्या कह रहा है यहाँ पर, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप आपका यहाँ पर क्या होगा, तो कर्तरी का आपका होता है कैंची। क्या होता है यहाँ पर, कैंची होता है। और देखिए यहाँ पर देखिए कचहरी दे रखा है, कचहरी का क्या होता है, कचहरी का आपका जो होता है वह कृत्य गृह होता है। क्या होता है यहाँ पर, कृत्य, देखिए कृत्य गृह, ये आपका इस तरह से लिखा जाएगा, कृत्य गृह होता है। और यहाँ पर बात करेंगे कर्तव्य का, कर्तव्य का क्या होता है, तो कर्तव्य का आपका कर्तव्य होता है। क्या होता है, कर्तव्य होता है। कर्तव्य आपका इस तरह से लिखा जाएगा।
और बात करेंगे कर्ता का, तो कर्ता का क्या होता है, तो कर्ता का साथियों क्या होता है, तो कर्तव्य का तो आपका हो गया कर्तव्य, ठीक है। यानी देखिए आगे, कोई नहीं, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। 13 नंबर यहाँ पर आपका, बेसुरा भी भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है। क्या कह रहा है कि बेसुरा भी अगर भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है, तो वाक्य में क्या है। तो अगर हम किसी चीज़ को मन लगा कर करें तो ज़रूर हम सक्सेस होंगे। तो यह प्रश्न उसी के बारे में हमें बता रहा है। तो बेसुरा भी अगर भरपूर प्रयास करे तो सुरीला गायक बन सकता है, वाक्य में क्या है। तो इसमें 3 उपसर्ग 2 प्रत्यय हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 3 उपसर्ग हैं और 3 प्रत्यय हैं। क्या है, 3 उपसर्ग हैं और 3 प्रत्यय हैं। तो देखिए एक तो आपका बेसुरा क्या हो जाएगा, आपका इसमें आपका एक बे हो जाएगा, बे के बाद आपका भर इसमें हो जाएगा, और भर के बाद आपका क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, अभी हो जाएगा, अभी यानी अभ्यास हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 उपसर्ग और 3 प्रत्यय यहाँ पर आपके निकलेंगे। एक आपका प्रत्यय क्या निकलेगा, एक तो प्रत्यय आपका यहाँ पर सूरा निकलेगा। क्या निकलेगा, सूरा निकलेगा, और सूरा के बाद आपका पुर निकलेगा, प्रत्यय 3 आपका पुर निकलेगा, और आपका आस निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ पर, आस निकलेगा। तो देखिए आपका उपसर्ग वह होता है जो वाक्य के आगे आए। क्या होता है, उपसर्ग वह होता है जो वाक्य के आगे आकर जो है उसके अर्थ में परिवर्तन लेता है। और यहाँ पर बात करेंगे प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है वह वाक्य के पीछे लगकर उसके जो है वाक्य में परिवर्तन लाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको याद रखना है। अगर देखिए 14 नंबर, सदाचार का विलोम यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, सदाचार का विलोम क्या होगा। तो सदाचार का विलोम आपका जो होता है वह कदाचार होता है। क्या होता है यहाँ पर, कदाचार होता है। और आचार का क्या होता है यहाँ पर, आचार की अगर बात करेंगे तो आचार का क्या होता है, तो आचार का अनाचार होता है। क्या लगा देना है आपको, बस आपको यहाँ पर ए लगा देना है, अनाचार हो जाएगा। और आपका देखिए अपराध का क्या होता है, तो अपराध को आपको यहाँ पर नी लगा देना है, ये आपका क्या बन जाएगा, निरअपराध बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निरअपराध बन जाएगा। और एक आपका अन्याय दे रखा है, अन्याय का क्या हो जाएगा, न्याय कर देना, तो न्याय हो जाएगा। चारों विकल्प यहाँ पर क्लियर हो गए आपके। आगे देखिए 15 नंबर, इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा है। तो पहले बात करेंगे हिरण्य के कितने पर्यायवाची होते हैं। देखिए हिरण्य का पर्यायवाची आपका हो जाता है कंचन। क्या हो जाता है, कंचन हो जाता है। कंचन के बाद आपका क्या हो जाता है, सोना। क्या होता है, सोना। यहाँ पर हम जो है हिरण्य को कहते हैं, और सोना के बाद क्या कहते हैं, आपका सुवर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, सुवर्ण कहते हैं। तो ये आपका हो गया हिरण्य का पर्यायवाची। अब यहाँ पर देखेंगे किसका, तो कुरंग का पर्यायवाची क्या क्या होता है यहाँ पर, कुरंग का पर्यायवाची, तो कुरंग का पर्यायवाची यहाँ पर मृग हो गया। मृग के बाद आपका हिरण हो गया। क्या हो गया, आपका हिरण हो गया। हिरण के बाद आपका सारंग हो गया। क्या हो गया, सारंग हो गया। सारंग के बाद आपका हरित हो गया। क्या हो गया, हरित। तो यह सब किसके हैं, तो आपके कुरंग के पर्यायवाची हैं। और एक पर्यायवाची किसका देखेंगे, तो केसरी का। केसरी का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो केसरी का पर्यायवाची आपका केहरी होता है। क्या होता है, केहरी होता है। केहरी के बाद आपका शेर होता है, और शेर के बाद आपका क्या होता है, केसी होता है। क्या होता है, केसी होता है। और केसी के बाद आपका पशुराज, यानी यह पशुओं का राजा जो आपका सिंह होता है, इसे हम पशुराज कह देंगे। और शार्दुल क्या होता है, शार्दुल भी किसका पर्यायवाची होता है, एक मिनट, शार्दुल भी आपका जो होता है वह आपका केसरी का पर्यायवाची होता है। बाकी आगे देखते हैं। आगे देखिए 16 नंबर, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म आपका इसमें अशुद्ध है, उसी अशुद्ध को आपको बताना है। तो 16 नंबर है यहाँ पर। और देखते हैं 16 नंबर कह रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म यहाँ पर आपका अशुद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा, तो पानी और आपका पाड़ी। क्या हो जा रखा है, पानी और पाड़ी, यह आपके क्या है, यह आपके अशुद्ध हैं। तो देखिए अगर बात करेंगे गंगा का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो गंगा का जाह्नवी, भागीरथी, आप विपथगा और विष्णुपदी, यह सब गंगा का पर्यायवाची होता है। घर का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो घर का पर्यायवाची आपका सदन, गृह, निकेतन, धाम, यह सब होता है। और पानी का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो पानी का पर्यायवाची आपका जल, नीर, सलील, अम्ब, पय, यह सब आपके पानी के पर्यायवाची है। और पानी का पर्यायवाची क्या क्या होता है, देखिए पानी आपका दे रखा है, पानी का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो आपका जमुना, कालिंदी, अर्गजा और रवि तन्या, यह सब यमुना के पर्यायवाची हैं। आप चाहें तो आप जो है नोटबुक भी बना सकते हैं, और उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा एग्जाम के लिए। आगे देखिए 17 नंबर कह रहा है जो भविष्य की बात सोचता हो ऐसे के लिए एक शब्द कौन सा होगा।
तो जो भविष्य के लिए बात सोचता हो, यहाँ पर एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछ रहा है, तो उसे देखेंगे क्या कहेंगे, आपका अग्रसूची, यानी जो आगे की सोचता है उसे हम अग्रसूची कहते हैं। अब जो भविष्य की बात आपका सोचता है उसे हम अग्रसूची कहते हैं। और आपका देखिए और क्या कहेंगे, अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें को हम क्या कहते हैं, अतिशोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अत्यधिक जो बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गई हों उसे हम अतिशोक्ति कहते हैं। और जो मापा ना जा सके उसे हम अपरिमेय कहते हैं। और जो पीने योग्य ना हो उसे अपेय कहते हैं। और जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे हम अभियुक्त कहते हैं। आगे देखिए, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर बात करेंगे जगदीश में, तो यहाँ पर व्यंजन संधि है। कौन सी, व्यंजन संधि है। और अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या आपका हो जाएगा, जगत प्लस, क्या हो जाएगा, जगत प्लस आपका हो जाएगा ई से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जगत प्लस ई से हो जाएगा। आपका यहाँ बड़ी ई क्यों लगेगा, क्योंकि आपका देखिए द में बड़ी ई लगी हुई है, इस वजह से आपका जगत प्लस आपका क्या हो जाएगा, जगत प्लस यहाँ पर ईस हो जाएगा। और इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। 19 नंबर है, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। क्या कह रहा है कि प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, यह वाक्य कैसा है। यहाँ पर बात करेंगे संयुक्त वाक्य है। क्या है, संयुक्त वाक्य है। अब देखिए, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, संयुक्त वाक्य का यह उदाहरण है। और जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल आपका मेल अव्ययों द्वारा होता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। और कह रहा, आग लगाकर पानी को दौड़ना कहावत का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना। अब यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है, यहाँ पर 21 नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो कुत्ते का संबंध रेबीज से दे रखा है, तो मच्छर का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए, कुत्ते के काटने से आपका रेबीज फैलता है। क्या फैलता है, कुत्ते के काटने से रेबीज की बीमारी हो जाती है। उसी प्रकार मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। 22 नंबर है, और यहाँ पर देखिए कह रहा है संख्या चुनना है जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान आ सकती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए अब इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, तो देखिए इसमें पैटर्न हम देखते हैं। तो 512 है, कितना है, 500 आपका 12 है। और 512 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना, 512 को 2 से डिवाइड करते हैं। अगर हम इसमें क्या पैटर्न लगाएं, अगर हम 512 को देखिए 512 दे रखा है, 512 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आएगा, कितना आएगा, 256 आएगा। क्या 256 होता है 512 का आधा। और फिर इसमें हम क्या ऐड कर देना है, 512 ऐड कर देना है। 512 जब इसमें ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 768 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 768 मिल जाएगा। उसी प्रकार 768 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 768 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका देखिए आपका ये आपका आ जाएगा कितना, तो कितना आ जाएगा, 384। कितना आ जाएगा, 384। और 384 में फिर हमें 768 ऐड कर देना है। 768 जो है ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 1152 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1152 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 1788 देखते हैं, 1728 दे रखा है, इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। और फिर हम अगर 2 से डिवाइड करके फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर साथियों आपका 2592 आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जैसे 512 दे रखा है, 512 को यहाँ पर 2 से डिवाइड करके फिर आपको 512 ऐड कर देना है, तो आपको अगला संख्या प्राप्त हो जाएगा। बस यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। हमारा 2992 आ जाएगा। अगर 1728 को 2 से डिवाइड करके 1728 आप ऐड कर देंगे तो आपका 2992 यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर 23 नंबर देखते हैं, और कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में जो आपको है असंगत का यहाँ पर चयन करना है। असंगत कौन सा है, 701 दे रखा है, 101 है, और क्या दे रखा है, 301 है, और 401 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 701 को यहाँ पर ऐड करेंगे, 7 0 प्लस 1। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो अगर इनको जो है टुकड़ों करके हम इसे ऐड करते हैं तो हमें 8 मिलेगा। उसी प्रकार 1 प्लस 0 प्लस 1 को ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यह क्या है, तो ये दोनों संख्याएं आपकी सम संख्या हैं। क्या है, सम संख्या जो आपकी 2 से डिवाइड हो जाए। उसके बाद आपका कितना है, 301 है,
तो 3 प्लस का 0 प्लस का 1, इसको जोड़ेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। यह भी क्या संख्या है, यह भी सम संख्या है। उसी प्रकार 401 दे रखा है, 4 प्लस का 0 प्लस का 1, इसको ऐड करेंगे तो आपका 5 मिलेगा। ये कैसी संख्या है, तो ये आपकी विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। इस वजह से हमारा जो असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में आपको पीकल को इतना लिखा जाता है, यानी 793 235 के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार फॉर्च्यून को आपका 669 और 2355 के रूप में लिखा जाता है। तो आपका परफ्यूम का कोड क्या होगा, क्या हो रहा है, तो परफ्यूम का यहाँ पर कोड पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, पीकल दे रखा है। पी है, आई है, सी है, के है, एल है और आपका ई है। तो इस प्रकार देखिए, अब इनकी प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं। इनकी प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। तो पी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 16 होती है। कितनी होती है साथियों, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, आई की 9 होती है, सी की 3 होती है, के की 11 होती है, एल की हमारी 12 होती है और ई की हमारी 5 होती है। अब देखिए इनसे हमारा क्या बनेगा, तो देखिए 6 एक आपका जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी जो संख्या डबल है उनको जोड़ देना है। अब जो संख्या सिंगल है उनको हमें ऐड कर लेना है। 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 11 आपका कितना है, तो आपका 11 है। इसको 2 तोड़ के इसको 2 बना लेना है। क्या, इसको 2 बना लेना है। उसी प्रकार 12 है, तो 12 को हमें क्या कर लेना है, ऐड कर देना है। 2 1 का आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आपका 5 सिंगल है तो 5 को यहाँ नीचे उतार देना है। तो देखिए यह संख्या हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, परफ्यूम का पूछ रहा है। तो क्या है, पी है, ई है, आर है, उसके बाद क्या है, एफ है, यू है, एम है और क्या है, तो ई है। तो वह सेम फार्मूला जो हम ऊपर लगाए थे, जो पैटर्न हम ऊपर लगाए थे वही पैटर्न हम नीचे लगाएंगे। तो सबसे पहले इनको जो है हम क्या कर दें, सबसे पहले इनको हम जो है इनका नंबरिंग कर दें। तो पी हमारा 16 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है, आर हमारा 18 पे होता है, एफ हमारा 6 पे होता है, यू हमारा 21 पे होता है, एम हमारा 13 पे होता है और ई हमारा जो है 5 पे होता है। अब इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, आगे क्या पैटर्न लगाएंगे। तो पी हमारा 16 पे होता है, तो 6 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। और फिर देखिए ई हमारा सिंगल है तो आपका 5 हो जाएगा। आर 18 है तो 8 1 हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 सिंगल है तो आपका 6 हो जाएगा। 2 1 आपका देखिए यहाँ पर यू आपका 21 पे होता है तो आपका 3 हो जाएगा। 13 आपका एम आपका 13 पे होता है तो 3 1 आपका 4 हो जाएगा। और ये आपका यहाँ पर सिंगल 5 है तो आपको 5 उतार देंगे। तो 700 यहाँ पर देखिए 759 634 और 5, तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए आपका 24 आपका 700 कितना है, 700 यहाँ पर 75 75 963 और 45। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हम राइट कर देंगे। आगे देखिए एक्स और वाई, एक्स वाई की बहन है। क्या कह रहा है यहाँ पर, एक्स क्या है, तो एक्स वाई की यहाँ पर बहन है। तो एक्स क्या है, वाई की यहाँ पर बहन है। एक्स वाई की क्या है, यहाँ पर बहन है। फिर कह रहा है एल की पुत्री है। ये दोनों किसके पुत्री हैं, एल के पुत्री हैं। एल की यह पुत्री है, यानी ये आपका पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह पिता हो जाएगा। जब बहनें हैं तो ये एल इसका पिता हो जाएगा। फिर कह रहा है एल एस का भाई है। कौन है, एल एस का, यहाँ पर एल एस का किसका है, तो एल जो है एस का भाई है। एल एस का भाई है। फिर कह रहा है कि एल एस का भाई है और डब्लू का पति है। किसका, डब्लू का यहाँ पर पति है, यानी डब्लू का यहाँ पर क्या है, तो पति है, पति है। फिर कह रहा है कि पी एस का पिता है। यहाँ पर एस का पिता कौन है, एस का पिता यहाँ पर पी हो जाएगा। तो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वाई की माता का जेठ देवर संभवतः कौन हो सकता है। यानी वाई का माता, क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वाई की माता, यानी वाई की माता कौन हो जाएगी, वाई की माता, वाई की माता का जेठ, वाई की माता का जेठ संभवतः कौन हो सकता है। तो वाई की माता का देखिए यहाँ पर देखिए एस, एस आपका जेठ या देवर हो सकता है। क्या हो सकता है, जेठ या देवर हो सकता है, यानी जेठ और देवर हो सकता है कौन, तो आपका देखिए क्योंकि एल है जो है एस का भाई है। देखिए आपके पिता के जो भाई होंगे वो क्या लगेंगे, तो आपके जेठ लगेंगे, या तो देवर, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। इस वजह से यह जेठ या देवर हो सकता है।
आगे देखिए, आगे कह रहा है दी गई वर्णमाला में बाएं से सातवां, क्या कह रहा है, दी गई वर्णमाला में बाएं से सातवां, बाएं से सातवां कौन है, देखिए आपका बाएं से 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पे कौन है, तो सातवां पे आपका जी है, क्या है, सातवां पे जी है। फिर कह रहा है सातवां अक्षर और दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पे कौन है, तो 10वें पे आपका कौन है, 10वें पे आपका क्यों है, क्या है, 10वें पे क्यों है। फिर क्या कह रहा है कि 10वें अक्षर के बीच में मध्य अक्षर कौन सा है, तो इनमें मध्य अक्षर देखेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे जी हो गया, यहाँ पे जी हो गया और यहाँ पे क्यों हो गया। अब इनके बीच अगर मध्य अक्षर देखें तो 1 2 3 4 इधर छोड़ दें, कितना, 4 इधर छोड़ दें और 4 इधर छोड़ दें तो आपका एल बच रहा है, कौन बच रहा है, आपका बीच में आपका जो है एल बच रहा है, तो एल हमारा जो है मध्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए 27 नंबर, किसी ट्रेवल एजेंट ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें से कितने मुंबई और बंगलुरु शहर गए थे। 31 लोग कहाँ गए थे, 31 लोग इसमें से देखिए 31 लोग मुंबई गए थे और 26 लोग बेंगलुरु गए थे और 12 लोग दोनों शहर में गए थे। अब 12 यहाँ पर कॉमन है, देखिए 12 लोग दोनों शहर में गए थे, उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो मुंबई गए थे और ना ही बेंगलुरु गए थे। तो यहाँ पर देखिए 12 लोग दोनों में कॉमन है, क्या है, तो यहाँ पर 12 लोग जो हैं दोनों में कॉमन है, तो 12 लोग दोनों में कॉमन है क्योंकि यह कहाँ गए थे, तो देखिए कह रहा है कि 31 लोग मुंबई गए थे और 26 लोग बेंगलुरु गए थे और 12 लोग दोनों में जो है दोनों शहरों में गए थे। तो ये देखिए ये कौन हो जाएगा, ये बेंगलुरु हो जाए, बेंगलुरु वाले हो जाएंगे और ये कौन से हो जाएंगे, तो ये जो हो जाएंगे मुंबई वाले हो जाएंगे। तो 12 लोग दोनों में गए हैं, तो अब देखिए अगर 26 लोग कहाँ गए हैं, 26 लोग जो है बेंगलुरु गए हैं, तो अगर हम यहाँ से 12 में आपका 14 और जोड़ दें तो आपका 26 हो जाएगा, इधर 12 और 14 आपका 26 हो जाएगा, तभी तो आपके ये बेंगलुरु में गए हैं। और फिर अगर मुंबई में देखें तो अगर यहाँ पर 19 रख दें, 19 और 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 31 लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, तो आपके मुंबई पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मान लेंगे टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग आपके 100 हैं, कितने, टोटल लोग 100 हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे, आपका कितना है 19 है और कितना है 19, अब प्लस का आपका कितना है 14 है और कितने हैं प्लस के 12 हैं। तो यहाँ पे आपका 100 इधर हो गया और देखिए 19 14 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, तो आपका 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 100 में से 45 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, अब 55 यानी 55 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यदि ई का अर्थ आपका गुणा है, एफ का अर्थ यहाँ पर क्या है भाग है और जी का अर्थ आपका प्लस है और फिर आपका क्या कह रहा है एच का अर्थ यहाँ पर माइनस है, तो आपको इसे जो है सॉल्व करना है। तो क्या दे रखा है 8 है और जी का अर्थ यहाँ पर क्या कह रहा है, तो जी का अर्थ आपको जो है प्लस बता रहा है, क्या बता रहा है, जी का अर्थ आपका प्लस है। फिर क्या है उसके बाद जी का अर्थ यहाँ पर देखिए 1 मिनट 8 है और जी का अर्थ क्या बता रहा है, तो जी का अर्थ यहाँ पर प्लस बता रहा है। उसके बाद क्या है 36 है और इसके बाद आपका क्या है एफ है, एफ का अर्थ क्या बता रहा है, एफ का अर्थ यहाँ पर गुणा कह रहा है, गुणा हमने लगा दिया। उसके बाद देखिए नहीं 1 मिनट, एफ का अर्थ यहाँ पर क्या कह रहा है भाग बता रहा है, सॉरी एफ का अर्थ यहाँ पर क्या बता रहा है डिवाइड बता रहा है। उसके बाद क्या है फिर 6 है और एच का अर्थ क्या कह रहा है, एच का अर्थ यहाँ पर माइनस बता रहा है, हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद क्या आ गया 6 आ गया, फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर गुणा हो जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है ई का अर्थ क्या बता रहा है, तो ई का अर्थ यहाँ पर बता रहा है गुणा, क्या कह रहा है ई का अर्थ आपका गुणा है, तो यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा और भाग देंगे 6 6 36 हो जाएगा और 6 3 18 आपका इधर हो जाएगा। अब इतना जो है किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और माइनस आपका 18 हो जाएगा। अब माइनस 18 में से आपका 14 जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, कितना जाएगा माइनस का 4, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। आगे देखिए नीचे जो है पैरा निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे प्रश्नों का जो है उत्तर दें। कह रहा है 8 व्यक्ति हैं, कितने हैं टोटल जो हैं 8 व्यक्ति हैं और कह रहा है कि JKLMNOPQ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 8 लोग हैं, देखिए 8 लोग हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं और वृत्ताकार मेज पर यह बैठे हुए हैं।
अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि उनमें से प्रत्येक का जो है मुख जो है केंद्र की ओर है। कह रहा पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी जो है के निकटतम पड़ोसी नहीं है। एन एम का निकटतम पड़ोसी है, यानी एन जो है एम का निकटतम पड़ोसी है। फिर कह रहा है जे के बाएं से पांचवा है। जे के बाएं से पांचवा, अगर जे को हम यहाँ बैठा दें तो 1 2 3 4 आपका कहाँ पर बैठ जाएगा। क्या कह रहा है कि जे जो है के बाएं से पांचवा है। के बाएं से पांचवा है कौन? फिर आगे देखते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं। कह रहा है कि एन एम का निकटतम पड़ोसी है। फिर कह रहा है जे बाएं से पांचवा है। एम के और जे के निकटतम है। एम जो है के और जे के निकटतम है। तो एम देखिए, एम जो है के निकटतम है। एम जो है के और जे के निकटतम है, तो ठीक है, एम जो है जे और के निकटतम है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर एम पी के ठीक बाएं बैठा है। कौन बैठा है? एम के बाएं ठीक आपका पी यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ओ पी का एक निकटतम पड़ोसी है। एल जे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। एल अगर जे के निकटतम पड़ोसी नहीं है तो एल आपको यहाँ कहाँ बैठ जाएगा? एल आपका यहाँ बैठ जाएगा, के आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका जो है ओ यहाँ बैठ जाएगा, और फिर आपका जे आपका यहाँ पर बैठा है ना। कितने लोग हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। तो यहाँ पर आपका क्यों बैठ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जैसे देखिए करना कुछ नहीं है, बस यहाँ आपका जो है जैसे जैसे आपका कह रहा है वैसे वैसे आपको बैठा देना है। फिर यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एन के दाईं ओर पांचवा कौन है? एन के दाईं ओर पांचवा कौन है? तो एन के दाईं ओर पांचवा देखिए, एन आपका कहाँ है? एन यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 कौन है? पांचवा कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित तालिकाओं में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? 30 नंबर में आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ आपका स्क्वायर होके या प्लस होके आपका आ रहा है, तो बीच में संख्याएं आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे आपका 109 है यहाँ पर, फिर 53 दे रखा है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे पूछ रहा है क्या आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या पैटर्न लगेगा। अगर हम क्या कर दें, तो पहले डायग्राम में हम क्या कर दें, तो यहाँ पर हम अगर कर दें, देखिए 16 दे रखा है। कितना दे रखा है आपका? 16 है। अब 16 है, माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे? माइनस लगा के हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर हम क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। फिर क्या दे रखा है आपका? 5 है, और आपका कितना दे रखा है? 2। तो 5 माइनस 2 का हम स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं। तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर 16 में से 6 जाएगा तो आपका 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 109 आ जाएगा। 109 आ गया। अब फिर देखिए हम जो है सेकंड लेते हैं, तो हम यहाँ करेंगे क्या? तो देखिए 22 माइनस का, देखिए 22 ले लेंगे, और 22 के बाद हम क्या करेंगे? 22 के बाद आपका 15, 22 के बाद हम यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे, फिर आप क्या लेंगे? तो फिर हम लेंगे 21 माइनस का 21 माइनस 19 का स्क्वायर कर देंगे। फिर देखेंगे क्या आएगा। तो आपका देखिए यहाँ पर 22 में से 15 जाएगा तो आपका कितना आएगा? 22 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर 7 आएगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर 49 हो जाएगा, और प्लस लगाएंगे, 21 में से आपका 19 जाएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 को करेंगे 4 आ जाएगा। तो 49 और 4 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको हम लगाएंगे, देखिए उसी तरीके सेम पैटर्न इसमें लगाएंगे। तो यहाँ कर क्या करेंगे? 17 माइनस का करेंगे 13, और इसका जो है हम स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस लगाएंगे। उसके बाद कितना दे रखा है? 51 दे रखा है, और आपका 48 है। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए 17 में से 3 जाएगा, आपका 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, प्लस 51 में से 48 जाएगा, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। 16 9 कितना हो जाएगा? आपका 25 हो जाएगा, और आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह पे हमें 25 जो है रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं 25 कहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 25 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कह रहा उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हम क्या फॉलो करें?
तो कहीं ना कहीं संख्याएं आपकी कुछ मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्या हो रही हैं? अगर यहाँ पर क्या करें तो 2 का स्क्वायर कर दें। क्या कर दें? 2 का स्क्वायर कर दें। और 2 का स्क्वायर कर दें, नहीं 2 का स्क्वायर नहीं, 2 का क्यूब कर दें। 2 का क्यूब कर दें तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 8 का क्या कर दें? 8 का हम तो यहाँ पर हम क्या कर दें? देखिए 2 का क्यूब किए हमने 8 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार हम क्या कर दें? 2 का क्यूब किया हमने, 2 का क्यूब किया हमने जो है 8 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करें? 3 का क्यूब कर दें। क्या कह रहा है हमसे? श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर क्या कर दें हम? तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया हमने 8 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार हम क्या कर दें? 3 का क्यूब कर दें। कितना? 3 का क्यूब कर दें तो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 हो जाता है। कितना हो जाता है? 27 हो जाता है। लेकिन श्रेणी में कुछ क्या मिसप्रिंट है? श्रेणी में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है क्या? तो कोई नहीं, इसे मैं आपके लिए होमवर्क रख देता हूँ। अगर आपका क्वेश्चन गलत दे रखा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अगर बात करें पैटर्न आपका जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो चलिए अब मैं आपको इसके होमवर्क दे देता हूँ। आप जो है इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या? 35 नंबर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 31 नंबर का, और इसे जो है आप जो है कमेंट बताइएगा इसमें क्या कह रहा है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ कुछ शब्द दे रखा है, एक कृत्रिम भाषा से अनुवादित है। तो आपका कोल मलर का अर्थ है फैन बेल्ट, और यहाँ पर टेक्सन कार्बल का अर्थ है आपका सेलिंग फैन, और एर्थ टस का अर्थ है आपका टायल रूफ। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है? कॉमन ढूंढना रहता है। क्या ढूंढना रहता है? हमें कॉमन ढूंढना रहता है। तो आपका देखिए कार्बल दे रखा है, कार्बल कार्बल है। कार्बल का अगर हम फैन से यहाँ ले लें, देखिए फैन दे रखा है, फिर यहाँ पर आपका कार्बल कॉमन है, फिर आपका फैन यहाँ पर आपका कॉमन है। फिर हमसे क्या पूछ रहा था? कह रहा है कि यहाँ पर सेलिंग फैन, सेलिंग आपका टाइल का अर्थ पूछ रहा है। तो सेलिंग टाइल कहाँ पर है? तो देखिए सेलिंग आपका यहाँ पर है, और क्या टाइल आपका यहाँ कहाँ पर है? टाइल आपका यहाँ पर है। यहाँ पर टाइल यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेलिंग टाइल हो जाएगा। इसका अर्थ आपका हो जाएगा टेक्सन अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेक्सन अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बस इस तरह के प्रश्नों में क्या करना है? देखिए बस आपको जो कॉमन है उनको जो है एक तरह से मार्क कर लेना है, और जो बच जाए वही उसका जो है कोड हो जाता है। आगे देखिए कह रहा है क्या? कह रहा है कि आपका सुपरफ्लुअस शब्द के पहले, चौथे और सातवें 11वें से एक सार्थक शब्द रूप बनाए, उसे शब्द को पहला अक्षर क्या होगा? तो अगर इसका क्या कह रहा है? चौथा। क्या कह रहा है इसका? चौथा कौन सा है? तो 1 2 3 4, चौथा इसमें क्या है? चौथा कौन सा शब्द है? पहले शब्द कह रहा है ना, तो देखिए पहले आपका शब्द कह रहा है। पहला जो आपका है, पहला आपका ऐसे है। फिर कह रहा है चौथा। क्या कह रहा है फिर? चौथा तो कौन सा? 1 2 3 4, चौथा क्या है? तो आपका ई है। फिर कह रहा है सातवां। सातवां कौन सा है? तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां क्या है? तो आपका एल है। उसके बाद कह रहा है कि 11वां। 11वां कौन सा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां क्या है? फिर आपका ऐसे है। तो देखिए इससे आपका एक शब्द बनेगा। क्या बनेगा? इससे आपका एक सार्थक शब्द बनेगा। क्या बनेगा? लेस बनेगा। क्या बनेगा? लेस बनेगा। लेस बनेगा। और लेस का आपका पहला शब्द क्या हो जाएगा? आपका एल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस विकल्प को आपको चयन करना है जो दिए गए संयोजक के दर्पण प्रतिबिंब से काफ़ी मिलता जुलता होगा। अगर आपका देखिए इसको अगर दर्पण प्रतिबिंब पर रखें तो आपका कैसा ये आपका दिखाई देगा? ये आपको कैसा दिखाई देगा? तो सबसे पहले अगर बात करें, देखिए एन आपका पलट जाएगा। अगर हम इसे दर्पण प्रतिबिंब पर रखें तो एन जो है आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एन आपका देखिए इस तरीके से आपका एन है। ओ में तो आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। एन जो आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए आपका इसमें तो आपका पहले में है, सेकंड में तो है नहीं, और इसमें भी आपका सही नहीं दे रखा है। इस हिसाब से देखें तो अगर हम देखें, और ए देखिए, ए में क्या परिवर्तन होगा? ए तो आपका जो है ए देखिए, ए में आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है। और आर देखिए, आर तो आर में देखिए, आर इसमें भी सेम तरीके से है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा जो है, आप देख लीजिएगा, ए ऑप्शन इसमें हमारा जो है
अगर दर्पण प्रतिबिंब पर रखें तो ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा इसमें। 35 नंबर है और देखिए कि यहाँ पर आपके सामने पासे दे रखे हैं और डाइस के 3 अलग अलग स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कौन सी संख्या वाला फलक 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत होगा, यानी 6 के विपरीत आपका कौन सा होगा। तो देखिए जब किसी दो पासे में दो फलक समान हो, क्या हो, दो फलक समान हो, तो देखिए 5 आपका 2, 5 और 2, तो जिसके सामने जो भुजा है वही उसका जो है आपका हो जाता है, क्या हो जाता है। तो देखिए आपका 2 समान है, हमने यहाँ पर 2 समान ले लिया, तो 6 के विपरीत आपका 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 के विपरीत आपका 3 आ जाएगा। कह रहा है यहाँ पर देखिए कथन कह रहा है कुछ दरवाजे कुत्ता नहीं है, क्या कह रहा है, कुछ दरवाजे जो हैं आपका दरवाज़ा है, दरवाज़ा है, कह रहा है कुछ दरवाज़ा यहाँ पर कुत्ता नहीं है, कुत्ता नहीं है। फिर कह रहा है सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, सभी कुत्ते क्या हैं यहाँ पर, बिल्लियाँ बता रहा है, सभी कुत्ते यहाँ पर बिल्लियाँ हैं। फिर कह रहा है देखिए निष्कर्ष कह रहा है पहला, कह रहा है कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है, क्या कह रहा है, कोई दरवाज़ा यहाँ पर बिल्ली नहीं है, क्या कह रहा है, कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं, तो देखिए नेगेटिव दे रखा है, ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, यानी यानी देखिए कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, यानी अगर मैंने बार बार बताया है कि अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे कुछ का फार्मूला हमारा सत्य होता है, तो तीसरा हमारे यहाँ पर सत्य हो जाएगा। कह रहा सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो बिल्लियाँ देखिए बाहर हैं, कुत्ते अंदर हैं, तो यह जो आपका है तो आपका गलत हो जाएगा। तो केवल आपका तीसरा यहाँ पर फॉलो कर रहा है, तो तीसरा देखते हैं डायग्राम में कहाँ दे रखा है, तो तीसरा केवल आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर है और कह रहा है कि दो कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर जो है दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से जो है दर्शाता है। कथन कह रहा है पहला, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है, और दूसरा कह रहा है शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो इसमें कौन सा कारण और इसका प्रभाव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। सही है कि अगर देखिए पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहरों में जो है चौकसी बढ़ा दी है, तो इसका मतलब सही है कि शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है कि चौकसी बढ़ाने से। इस वजह से जो है ऑप्शन नंबर पहला लगा देंगे, कथन एक कारण है और कथन दो इसका जो है प्रभाव है, तभी तो चौकसी पुलिस ने बढ़ाई है। आगे बढ़ेंगे 38 नंबर की ओर और कह रहा है यहाँ पर देखिए नीचे दी गई सूची को पढ़ें और निष्कर्ष का चयन करें। तथ्य कह रहा एम जो है एक फ्लैट में रहती है जिसका बीमा नहीं किया हुआ है। बैरो रोड पर सभी फ्लैटों का बीमा प्रीमियम कवर के साथ है। श्रीमान श्रीमान तथा श्रीमती जे ने अपने फ्लैट की बीमा प्लेटिनम रिस्क के साथ करवाया है। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, श्रीमान तथा श्रीमती जे बैरो रोड पर नहीं रहते हैं। तो क्या है, कथन है सही है या नहीं नहीं कह सकते हैं या विसंगत है। तो देखिए यह हो जाएगा सही कह रहा है। क्या कह रहा है, तो बैरो रोड के सभी फ्लैटों को बीमा प्रीमियम कवर के साथ हो रहा है। तो श्रीमान और श्रीमती जे ने अपने फ्लैट की बीमा प्लेटिनम रिस्क के साथ करवाया है। तो इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि श्रीमान और श्रीमती जे बैरो रोड पर नहीं रहते, अतः विकल्प ये जो है हमारा जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कथन और इसके साथ दो निष्कर्ष दे रखा है। कथन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बीपीएल निर्धारित स्तर से नीचे परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करने से देश एक्स में रसोइया गैस के सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित होगा। और निष्कर्ष यहाँ पर कह रहा है कि भोजन पकाने के लिए पारंपरिक ईंधनों जैसे जलाऊं लकड़ी, कोयला आदि का उपयोग देश एक्स के ग्रामीण हिस्सों में एक सामान्य बात है। और दूसरा कह रहा है खाना बनाने का कोई भी अन्य तरीका एलपीजी के उपयोग जितना प्रभावी नहीं है। तो अब देखिए इसका हम निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष आपका जो है पालन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करेंगे 39 नंबर, तो कथन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। केवल आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट होगा, क्योंकि बीपीएल निर्धारित स्तर से नीचे परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से देश में एक्स में जो है रसोई गैस का सार्वभौमिक आपका यहाँ पर वितरण हो रहा है। तो यह कवरेज सुनिश्चित होगा
इसमें यह नहीं कहा गया है कि देश एक्स में भोजन पकाने के प्रारंभिक ईंधनों उपयोग सामान्य बात है, ना ही खाना पकाने की कोई अन्य तरीके हैं। तो एलपीजी का उपयोग जितना प्रभावी नहीं है, यह कथन में केवल एलपीजी का सार्वभौमिक कवरेज की बात कर रही है। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष, एक मिनट देखते हैं क्या कह रहा है, 39 नंबर है ना। देखिए हाँ, एक मिनट सी ऑप्शन, सी में देखिए, एक मिनट, बी ऑप्शन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन होना चाहिए। क्या आपका ना तो निष्कर्ष 1 पालन कर रहा है, ना तो निष्कर्ष 2 पालन कर रहा है। आगे देखिए 40 नंबर है, अनीता, विनीता, सिंडी, दीपक, आइंस्टीन, फिरोज और जॉर्ज एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं। कहाँ पर? एक उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं अनीता, विनीता, सिंडी। तो देखिए एक पंक्ति में बैठे हुए हैं उत्तर की ओर, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो फिर क्या कह रहा है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। फिरिज आइंस्टीन के तुरंत दाएं हैं। कौन है? फिरिज जो है आइंस्टीन के तुरंत दाएं हैं। फिर कह रहा है आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है। सिंडी, विनीता और दीपक के पड़ोसी हैं। दीपक के बाएं तीसरे व्यक्ति की पंक्ति में एक छोर पर हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो अनीता हो जाएगी। कौन हो जाएगी? और यहाँ पर जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अनीता हो जाएगी और यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे जॉर्ज हो जाएगा। क्या कह रहा है? जॉर्ज हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर कि फिरोज आइंस्टीन के तुरंत बाएं हैं। फिरोज जो है, अगर फिरोज को यहाँ बैठा दें तो आइंस्टीन के, ये यहाँ पर आपका आइंस्टीन हो जाएगा, आइंस्टीन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आइंस्टीन के तुरंत दाएं है। आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है, जॉर्ज के दाएं यानी जॉर्ज के दाएं चौथा है। तो यहाँ पर आपके कितने लोग और हो जाएंगे? 3 लोग इनके बीच और बैठ जाएंगे, तभी तो आपका फिरोज जो है आइंस्टीन आपका चौथे स्थान पर आएगा। फिर कह रहा है सिंडी, विनीता और दीपक के पड़ोसी है। सिंडी यहाँ पर सिंडी हो जाएगी और यह किसकी, तो दीपक की और विनीता की पड़ोसी हो जाएगी। तो फिर कह रहा है कि अनीता किस स्थान पर बैठी है। तो अनीता देखिए आइंस्टीन और दीपक के बीच में नहीं बैठी है, बाएँ छोर पर है। तो अनीता कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अनीता जो है बिल्कुल बाएँ छोर पर है। बाएँ छोर पर है, दाएँ छोर पर है? देखिए यही ध्यान रखना है, अनीता दाएं छोर पर है। कहाँ पर है? अनीता दाएं छोर पर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यही ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 41 नंबर है। तो देखिए बात करेंगे, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, तो बिल्कुल सही है। देखिए मोहनजोदाड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से यह पता लगाया जा सकता है कि कपास की खेती यहाँ पर की जाती थी। इससे इस सभ्यता का परिपक्व के कारण कम से कम 2000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ और पूरा स्थल पर कपास के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और कह रहा है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। तो ये कौन था? तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? देखिए इसने कब हमला किया था, तो इन्हें 711 में, कब? 700 ईस्वी में आपका मोहम्मद बिन बैदुल्ला के नेतृत्व में सिंध के क्षेत्र पर अरबों का पहला असफल आक्रमण हुआ। अरबों ने 712 ईस्वी में 17 बार जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में दाहिर को परास्त किया और सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। और यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर देखिए कह रहा बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट के प्रतिवर्ष डैश डैश का भुगतान करने के लिए सहमति बनी थी। तो देखिए यहाँ पर 43 की बात करेंगे, आपका 26 लाख रुपए, कितनी टोटल? 26 लाख रुपए, यानी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब आपका शहाजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज जो है विजयी हुए और 12 अगस्त और 1765 को एक इलाहाबाद की संधि हुई और इसमें अंग्रेज प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हुए थे 1765 में। कह रहा कि निम्न में से मिलान करना है। क्या करना है? सही आपको मिलान करना है। तो आपका देखिए इधर ब्रह्म समाज दे रखा है और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो आपके राजा राम मोहन राय। कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, यानी। और रामकृष्ण मिशन के कौन है? स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज के कौन है? तो आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। और सत्यशोधक समाज के कौन है? आपका ज्योतिबा राव फूले। कौन है? ज्योतिबा राव फूले। तो यहाँ पर बात करेंगे, अब देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। कब हुई थी?
1828 में हुई थी। और फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 आपका 97 में हुई थी। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। और जो आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले 1873 में हुई थी। तो इसके हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा हमारा जो जाएगा? ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का आपका यहाँ पर चौथा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक आपका जो है गैप दे रखा है, आपका यहाँ पर पाँचवा हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? मदन मोहन मालवीय हैं। और आपका देखिए यहाँ पर एनी बेसेंट है, महात्मा गांधी हैं। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। कौन? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 12 नवंबर कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को प्रथम हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर कब? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और इनमें देखिए, और आपका तीसरा जब कब हुआ था? तो तीसरा हुआ था 17 नवंबर। कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। यानी लगातार यह हुआ था 30, 31 और 32। और तीनों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दलितों की ओर से इन्होंने भाग लिया था। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था। कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन बाबा साहेब जो थे वह दलितों के पक्ष से यह थे। और तीनों बार इन्होंने आपका 1930, 1931 और 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। 46 नंबर है। और 46 नंबर में बात करेंगे कौन सा हमारा करेक्ट होगा? कह रहा है सहकारी संघवाद, परस्पर विरोधी संघवाद। और यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा सहकारी संवाद। क्या हो जाएगा? भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद को जो है श्रेष्ठ स्वरूप सहकारी संवाद है, जो आइंस्टीन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी संविधान है, जबकि केसी वहियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? तो ये आपका है अनुच्छेद 124। कौन? भारतीय अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णन करता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? टोटल आपकी 34 है। कह रहा है 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? कह रहा भूमध्य रेखा पर। और आपका 23 डिग्री 5 अंश उत्तर में। और यहाँ पर सी और डी। तो 48 में बात करेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी, 23 मिनट। देखिए यहाँ पर पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा पर 21 मार्च से सूर्य की उन्मत्त होकर प्रारंभ करती है। और 3 माह के पश्चात 21 जून को कर्क रेखा के सूर्य के ठीक सामने होती है। अर्थात जो है इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका कह रहा कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। तो देखिए ये हो जाएंगे आपका प्रोफेसर जेके मेहता। कौन हो जाएंगे? आवश्यकता विहीनता के प्रोफेसर जेके मेहता ने प्रतिपादित किया था। इनके आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के अनुसार जो है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता और विहीन आवश्यकता को प्राप्त करने में मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में अध्ययन कराता है। कह रहा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और फैराडे किसका है? फैराडे जो आपका होता है वह विद्युत धारिता का होता है। और यहाँ पर बात करेंगे बोल्ट किसका होता है? तो विद्युत विभव का होता है। और बात करेंगे एम्पियर किसका होता है? राशि, तो विद्युत धारा की। बोल्ट की राशि विद्युत विभव। और यहाँ पर बात करेंगे फैराडे किसकी राशि है? तो विद्युत धारिता की। ओम किसकी विद्युत राशि है? तो आपकी प्रतिरोध की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो कह रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन और पौधों में वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पर बात करेंगे देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा?
पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं की रासायनिक संगठन अथवा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन स्थायी रूप से होता है, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण और पदार्थों का दहन, जंग लगना, दूध का खट्टा होना, ये सब क्या है, तो किण्वन के अंतर्गत ये सब आते हैं। क्या है कि आर्थ्रोलॉजी का संबंध किससे है, यानी आर्थ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आर्थ्रोलॉजी में जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किससे? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सिस्मोलॉजी में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और एस्टियोलॉजी में जो है हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस सी एल्बर्ट ने किया था। किसने? डगलस सी एल्बर्ट ने किया था। कब किया था? तो 1960 में। कब किया था? आपका 1960 में किया था। परंतु इसका पेटेंट इनके द्वारा 17 नवंबर फिर इन्होंने कोशिश किया और 17 नवंबर इसका पेटेंट एक आया न्यू वर्जन, जो कि 1970 में करवाया गया। और माउस का पहला प्रयोग कब किया गया? तो 1973 में किया गया। और कह रहा है निम्नलिखित प्रदूषक एजेंटों में कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। इसमें पृथ्वी पर जीवन की रक्षा होती है। ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे आपका बेंगलुरु शहर। कौन हो जाएगा? बेंगलुरु को भारत के उद्यान शहर के रूप में जाना जाता है। बेंगलुरु भारत में कर्नाटक राज्य की राजधानी है और देश की अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी निर्दक के रूप में अपनी भूमिका के कारण बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। एक और इसका प्रश्न आता है, सिलिकॉन वैली के नाम से कौन से शहर जाना जाता है, तो बेंगलुरु को हम लगाएंगे। आगे देखते हैं। और कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिला। कौन सा? सीतापुर जिला। देखिए कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। सीतापुर जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और जो कि 560 किलोमीटर, कितना? 560 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और 7 जिले, कितने? टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं, जिसमें सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। तो यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा, कितना? ग्रेटर नोएडा से आगरा। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी से। यहाँ देखिए टोटल कितना है? 165 आपका 53 किलोमीटर है और ये 6 लेन की सड़क है। कितनी? ये 6 लेन की आपकी सड़क है और इसका निर्माण जो हुआ था 2001 में हुआ था। कब? 2001 में हुआ था। और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफार्मर परियोजना के अंतर्गत जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा यह करवाया गया था। कह रहा कि 26 जून 2024 को 18वें लोकसभा के अध्यक्ष पद किसने चुना गया है? एक चुना गया है, तो देखिए ओम बिरला को। किसे? देखिए 26 जून 2024 के 18वीं बार राजस्थान के कोटा से लोकसभा सदस्य ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और भारतीय संविधान अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। कह रहा है कि जून 2024 में भारतीय लोक एवं जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर कहाँ पर किया गया है? तो दुबई में। कहाँ पर? जून 2024 में भारतीय लोक एवं जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर 2024 का आयोजन दुबई और सेंटर यूआई में किया गया है। कहाँ पर? सेंटर यूआई में किया गया है। इस प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न लोक कलाओं और जनजातीय कला विधाओं को समृद्ध संस्कृति विरासत को दर्शाया गया है। कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बात करेंगे आपका, देखिए एग्लूमिनेटर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? देखिए कंप्यूटर में सबसे छोटा और सबसे तेज़ दिमाग होती है वह मेमोरी कहलाती है। रजिस्टर मेमोरी कहलाती है। एग्लूमिनेटर रजिस्टर का उपयोग डेटा
और ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कह रहा कंप्यूटर को दिए गए आदेश यानी कमांड के क्रियान्वय की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें है? तो 62 नंबर है। और 62 नंबर में बात करेंगे, देखिए यहाँ बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, अंकगणितीय तर्क इकाई। क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए कंप्यूटर को दिए गए आदेश यानी कमांड के क्रियान्वय क्षमता अंकगणितीय तर्क इकाई में होती है। यह सभी प्रकार की गणना इसमें की जाती है। CPU के मुख्य भाग जैसे ALU के अंतर्गत ALU यानी कंट्रोल यूनिट और मेमोरी होती है। यह कंप्यूटर द्वारा हो रही सारे कार्यों को जो है निरूपित करती है। और यहाँ कह रहा है कि कंप्यूटर को निर्देश डैश डैश द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे 63 में आपका इनपुट जो है इनपुट यूनिट के तहत किसमें कंप्यूटर को निर्देश इनपुट डिवाइस द्वारा दिया जाता है। इसमें निर्देश लेकर कंप्यूटर उन प्रोग्रामों के रूप में कार्य करता है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण जैसे अगर बात करें आपका यहाँ पर कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के बाद आपका माउस हो यहाँ पर हो गया, और माउस के बाद आपका जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, बार कोड रीडर हो गया, स्कैनर हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इनपुट डिवाइस हैं। 64 नंबर है यहाँ पर कह रहा है क्या? कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी पेन या अन्य उपकरण एक कागज के टुकड़ों की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेख या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? तो यहाँ पर बात करेंगे 64 में तो हो जाएगा प्लाटर। क्या हो जाएगा? प्लाटर। प्लाटर का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण को कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेख या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। और कह रहा है कि डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार क्या है? तो आपका 65 में तो ये जो आपका है प्रिंटर क्या है? देखिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त कर कागज़ पर छापता है, और कागज़ पर आउटपुट की प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक स्विचिंग तकनीकी नहीं है? 66 है। तो यहाँ पर बात करेंगे डाटा स्विचिंग। क्या हो जाएगा? देखिए नेटवर्क स्विचिंग एक कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस होती है जो गंतव्य डिवाइस पर डेटा प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। और यह स्कॉट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एक स्विचिंग तकनीकी है, जबकि डाटा स्विचिंग आपका नहीं है। कह रहा है कि यहाँ पर 67 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है और उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने के सक्षम बनाता है? तो ये जो आपका होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है, यूजर को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। 68 है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? 68 है। और यहाँ पर बात करेंगे आपका देखिए आपका क्या दे रखा है? इंडेंटेशन। क्या दे रखा है? इंडिटेशन दे रखा है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका इफेक्ट, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए विकल्प है, जबकि आपका इंडिटेशन का एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का विकल्प है। ये क्या है? इसका यूज क्या होता है? तो इसका जो होता है यह पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का विकल्प होता है ये। आइए देखते हैं 69 कह रहा है कि MS एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? MS एक्सेल फाइल को कहा जा सकता है? सेल बुक, ग्रिड बुक, वर्कशीट और वर्क बुक। तो देखिए यहाँ बात करेंगे 69 में, तो इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं? वर्क बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए वर्क बुक वर्कशीट जो है यह कलेक्शन की वर्क बुक कहा जाता है। यह डेटा को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। और MS एक्सेल फाइल को वर्क बुक नाम से भी जाना जाता है। और MS ऑफिस 2007 में वर्कशीट संख्या जो कितनी थी? टोटल आपका 255 थी। आइए 70 नंबर की ओर बढ़ते हैं। और 70 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है, क्या कह रहा है ऊपर अभी है आपका प्रश्न। कह रहा एक प्रक्रिया संसाधनों को अनुरोध करती है। यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है तो प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसमें द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है?
इसे देखिए डेड लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी डेड लॉक ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्रोग्रामिंग वातावरण में कई प्रक्रिया सीमित संख्या में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती है। यदि कोई प्रक्रिया संसाधनों के लिए अनुरोध करती है तो उस समय संसाधन जो है उपलब्ध नहीं होते हैं। आइए 71 देखते हैं और कह रहा है ईमेल में एक हस्ताक्षर क्या होता है। ईमेल एक हस्ताक्षर क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे आपका ईमेल एक हस्ताक्षर क्या है। थोड़ा छोटा कर दें। तो देखिए ईमेल एक हस्ताक्षर क्या है 71 में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ईमेल हस्ताक्षर एक ईमेल संदेश के अंतर्गत आपका संलग्न पाठ का एक खंड होता है जिसमें एक्सल प्रेषक का नाम और संपूर्ण जानकारी होती है। ईमेल हस्ताक्षर में अक्सर एक नाम, व्यावसायिक संपर्क जानकारी और एक आपका यूआरएल होता है। क्या होता है? यूआरएल होता है। और कह रहा कि बैंकिंग शब्दावली में पिन का संक्षिप्त रूप क्या है। यानी पिन का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या हो जाता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। ये देखिए बैंकिंग शब्द में पिन का जो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और आपका एक आपका पूछा जाता है आईएफसी का। किसका? आईएफसी का फुल रूप क्या होता है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और एक आपका पूछा जाता है आरटीजीएस का। आरटीजीएस का क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आपका सेटलमेंट क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और आपका एक पूछा जाता है एनएफटी का। किसका? एनएफटी का। एनएफटी का पूछा जाता है, इसका होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। कह रहा है कि व्यक्ति को 73 नंबर है। कह रहा है व्यक्ति को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। कौन सा व्यक्ति है जिसे कंप्यूटर जनक के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर बात करेंगे चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर पहला देखिए चार्ल्स बेबेज को उनके आविष्कार 1837 के लिए, कब? 1837 के लिए जो है चार्ल्स बेबेज को उनके आविष्कार और 1837 में आपका विश्लेषणात्मक इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटिंग का पिता माना जाता है। 74 कह रहा है यहाँ पर। क्या कह रहा है? 74 और कह रहा है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ASCII का पूर्ण रूप यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या हो जाएगा? ASII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह क्या होता है? यह कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली एक वर्ड इनकोडेड करने का एक मानक होता है। यह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अनुसार व्यवस्थित होता है। अब यहाँ कह रहा है कि आपका एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल यानी पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? पीओपी का पूर्ण रूप यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यहाँ पर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह क्या होता है? यह आपका सर्वर प्रोटोकॉल होता है जिसका कार्य इंटरनेट पर उपलब्ध मेल सर्वर से मेल को डाउनलोड करके क्लाइंट को मेल सॉफ्टवेयर तक पहुँचाना होता है। 76 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाते हैं? तो यह किया जाता है, क्या किया जाता है? देखिए इनमें से सभी, यानी अंकगणितीय ऑपरेशन भी, तार्किक ऑपरेशन भी और आपका संचय और पुनरावृत्ति, यानी विकल्प डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। 77 नंबर है और यहाँ पर कह रहा है कि प्रोग्राम के निर्देश को बाइनरी में दर्शाया गया और डैश डैश में संग्रहित किया गया जिसमें वह सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किया जाता है। यहाँ पर बात करेंगे आपका मेमोरी। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें प्रोग्राम आपका इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचित होता है और यही सीपीयू के द्वारा डिकोड और फेच होता है। कह रहा कि पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो माइक्रो प्रोसेसर 4004 इंटेल कंपनी द्वारा, किसके द्वारा? इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। इस प्रोसेसर का आविष्कार 1969 में हुआ था। कब हुआ था? इस प्रोसेसर का आविष्कार 1969 में हुआ था, जो एक 4 बिट प्रोसेसर, कितना? 4 बिट प्रोसेसर 2300 ट्रांजिस्टरों से मिलकर बना हुआ था।
कह रहा है इनमें से कौन सा संभाव्य स्वीकृति नहीं है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका ओमेगा ऑटोमेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा ऑटोमेशन संभाव्य स्वीकृति नहीं है। ओमेगा ऑटोमेशन परिमित ऑटोमेटा का एक रूपांतरण होता है जो इनपुट के रूप में जो है इनपुट के परिमित के बजाय अनंत पर चलता है। चूँकि ऑटोमेटा बंद नहीं होता है इसलिए इसके पास स्वीकार करने वाला स्टेट का एक सेट के बजाय कई तरह की स्वीकृति शर्तें होती हैं। 80 नंबर है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से संबंधित है। अगर बात करेंगे इसका तो देखिए ये हो जाएगा आपका प्रोलॉग लैंग्वेज, क्या हो जाएगा प्रोलॉग लैंग्वेज एक तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन भाषा विज्ञान के लिए किया जाता है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 24 जनवरी को, कब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि जो है वर्ष 1950 में, कब वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया और वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। कह रहा कि सुरहा ताल पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित है। तो सुरहा ताल पक्षी बिहार कहाँ है, तो ये आपका है बलिया में। कहाँ पर, बलिया में है। और सुरहा ताल या सुराग गंगा सरयू नदी के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है। कह रहा पहला केचुआ बीज बैंक जहाँ स्थापित होने जा रहा है वह स्थान कौन सा है। ये पहला स्थान आपका कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली में। कह रहा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये है आपका अप्रैल का पहला पखवाड़ा, कौन सा। तो देखिए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कई कपास की स्वदेशी किस्में बुआई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा होता है। और कपास की खेती के लिए प्रदेश की बात करें गंगा यमुना दोआब बुंदेलखंड रुहेलखंड क्षेत्र में की जाती है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो परीक्षा बांध की बात करेंगे तो ये आपका बनाया गया है बेतवा नदी पर। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए और परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में आपका सुमेलित नहीं है। तो वाराणसी का संबंध आपका किससे दे रखा है, इधर शहर है इधर विशेषताएं बता रहा है। तो वाराणसी का संबंध किससे है, देखिए संस्कृति एवं धर्म से। तो वाराणसी का संबंध संस्कृति और धर्म से है, तो बिल्कुल सही है। लखनऊ का संबंध प्रदेश की राजधानी से है, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। और झांसी का संबंध औद्योगिक केंद्र से दे रखा है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यह ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, क्या है ऐतिहासिक, आपका क्या है ऐतिहासिक, यह ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। और मुरादाबाद पीतल उद्योग, तो ये भी बिल्कुल आपका सत्य है। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सूची 1 है, सूची 2 है। काली मिट्टी के बर्तन मुरादाबाद दे रखा है। काली मिट्टी के बर्तन कहाँ पर होता है आपका, काली मिट्टी के बर्तन आपका देखिए डी हो जाएगा। चौथा निजामाबाद। और चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, कहाँ चीनी के मिट्टी का बर्तन खुर्जा। और पीतल शिल्पकृति आपका कहाँ पर, तो मुरादाबाद। और सीसा शिल्पकृति फिरोजाबाद। तो यहाँ पर अब हमारा कौन सा ऑप्शन होता है, तो देखिए ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। यहाँ पर कह रहा कि एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रखर चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों को प्रतिनिधित्व करता है। जो है इसका पूरा रूप क्या है, इसका पूरा रूप है आपका देखिए द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि देखिए यह एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े, माध्यम एवं छोटे इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। 89 नंबर कह रहा कि उत्तर प्रदेश किस शहर को सेरीमेक सिटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सेरीमेक सिटी के नाम से जाना जाता है, ये आपका कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए खुर्जा दे रखा है, खुर्जा है ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पर बात करेंगे
उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर में स्थित खुर्जा सिरेमेटिक सिनी के नाम से जाना जाता है। और प्रयागराज इलाहाबाद किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्राचीन नगर गंगा और यमुना संगम के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ आपका है नवाबों के शहर के लिए, और मुरादाबाद पीतल नगरी उद्योग के लिए। कह रहा उत्तर प्रदेश किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो ये जो आपका था इलाहाबाद। कौन था? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो वर्ष आपका 1888 में हुआ था। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो कह रहा मेरठ, देखिए स्थान इधर दे रखा है, वर्ष इधर दे रखा है। मेरठ आपका अधिवेशन स्थान दे रखा है तो आपका 1946 हो जाएगा। मेरठ का संबंध 1946 से हो जाएगा, जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी थे। और बात करेंगे कानपुर। कानपुर का आपका कब है? कानपुर 1925 सॉरी, कानपुर का 1925। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार थे। और लखनऊ दे रखा है, लखनऊ का संबंध आपका 1916 से हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए लखनऊ के अध्यक्ष आपके अंबिका चरण मजमूदार थे। और बात करेंगे बनारस का, तो बनारस का गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि 1905 में। आइए आगे देखते हैं आपका 92 नंबर। और कह रहा है कालपी किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी किस नदी के तट पर स्थित है? 92 नंबर। तो ये आपका है यमुना नदी के। कहाँ पर? कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यह नदी यमुना बृहद चाँप के आकार में प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज आदि 19 जिलों को यह जो है बहती हुई गंगा में जाके मिलती है। कह रहा अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेरों का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, यह डैश डैश संग्रहालय में संरक्षित है। यह कहाँ पर है? तो आपका सारनाथ में। कहाँ पर? देखिए सारनाथ में अशोक ने स्तंभ बनवाया था। उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं, चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ का स्तंभ यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। कह रहा कि अवध के रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम बताना है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। तो 94 नंबर है। तो कौन हो जाएंगे? देखिए ये हो जाएंगे आपके बेगम हजरत महल। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो 4 जून। कब हुआ था? 4 जून 1857 को हुआ था। उस समय अवध की रियासत की प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थी। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे को बिराजिस कादिर को नवाब घोषित करके प्रशासन को खुद संभाला। 95 नंबर है। कह रहा निम्नलिखित में से गुप्त मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो ये आप बात करेंगे, देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। कहाँ पर है? तो ललितपुर जिले में है। ललितपुर जिले में है और बेतवा नदी के तट पर स्थित है। कह रहा विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कथक। कौन सा? कथक जो है उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है और यह भारत का प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। कह रहा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? तो लखनऊ में। आगे देखिए कह रहा उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 99 नंबर है। तो ये आपका है कानपुर में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर। कब? 1 नवंबर 1954 को हुआ था। और राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1951 के धारा 3 के पहले के अंतर्गत की गई थी। और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में कितने पायदान पर अभी है? तो बात करेंगे आपका पहले पायदान पर है। उत्तर प्रदेश है, यूपी है, यूपी के बाद आपका यूपी के बाद आपका कौन है? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद आपका कौन है? तो बिहार है, और बिहार के बाद आपका क्या है? वेस्ट बंगाल है। तो ये आपके शीर्ष स्थान पर इतने सारे हैं। तो अगर ये क्लास आपके लिए यूजफुल हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक करके जाएँ।